नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की, जो कि यूनिट फर्स्ट है। इस थर्मोडायनेमिक फर्स्ट में हमने जो जो टॉपिक्स अभी तक कर लिए उनका मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ। सबसे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन स्टडी की, उसके बाद इसमें यूज आने वाले कॉमन टर्म्स, सिस्टम और सराउंडिंग पढ़ा। फिर हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पढ़े थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम्स। उसके बाद हमने कंपोजिशंस के आधार पे दो और सिस्टम्स पढ़े थे, हिट्रोजीनियस सिस्टम्स और होमोजीनियस सिस्टम्स। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम्स पढ़ी थी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हमने प्रोसेस पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ प्रोसेस 5 टाइप के पढ़े थे, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक और साइक्लिक प्रोसेस। उसके बाद हमने छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ी थी, इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं, एंथैल्पी किसे कहा जाता है। उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ा था, और कंसेप्ट ऑफ हीट और कंसेप्ट ऑफ वर्क पढ़ा था। उस वर्क में हमने जो स्टडी किया था वो एक्सपेंशन वर्क स्टडी किया था, जो कि मैक्सिमम वर्क होता है, और जिसकी वैल्यू हमने जो निकाली थी W, वो था -PdV। उसके बाद हमने कल की जो क्लास में स्टडी की थी वो हीट कैपेसिटी स्टडी की थी। हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस के द्वारा पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस का पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर हीट होती है उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसको हम C से डिनोट किया था, और फॉर्मूला लिखा था हमने dQ/dt। इसमें हमने दो हीट कैपेसिटी पढ़ी थी गैसेस स्टेट के लिए। CV कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी CV से डिनोट की थी, और जिसकी वैल्यू हमने लिखी थी ΔE/ΔT एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हमने CP कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी पढ़ा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी पढ़ी थी CP, जिसकी वैल्यू थी ΔH/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद हमने इन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप स्टडी किया था, CP - CV, और आइडियल गैसेस के लिए ये रिलेशनशिप निकाला था R। यहाँ तक की स्टडी हमने अभी तक कर ली है। थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक ऐसा है कि आपको फर्स्ट डे जो वीडियो दिया गया था वहां से आप हर दिन वापस स्टडी करोगे, तभी आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स समझ में आएगी। अभी जो बचे हुए डेरिवेशंस हैं उनमें और भी ज़्यादा डिफिकल्टीज आती जाएंगी, इसलिए आप इन डेरिवेशंस को अपनी कॉपी में जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आप उसको कॉपी में करके देखोगे। जब तक खुद के हाथ से आप डेरिवेशंस नहीं निकालते हो, जब तक आपको ये डेरिवेशंस करने नहीं आएंगे, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स जो है वो मैथ्स की तरह ही है। जिस तरीके से मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स भी आप लोगों की प्रैक्टिस मांगेगी। अब अगला टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं, जूल्स एक्सपेरिमेंट। इंटरनल एनर्जी E जो होती है वो फंक्शन होती है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, और इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। जब स्टेट फंक्शन है तो जब हमने फंक्शंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने कहा था कि जो स्टेट फंक्शन होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है उसका। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा इसका, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल की भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि DE, इसका जब मैं डिफरेंशियल करूंगी तो इसके दो वेरिएबल्स हैं, पहले एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगी, दूसरे को कांस्टेंट करूंगी, प्लस साइन लगाऊंगी, फिर दूसरे वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगी और पहले वाले को कांस्टेंट करूंगी। मींस DE की वैल्यू आएगी ΔE/ΔT। फर्स्ट वेरिएबल
वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में, और कांस्टेंट सेकंड वेरिएबल कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, dt प्लस साइन लगाया, डेल ई अब सेकंड के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv। इक्वेशन नंबर अभी नहीं, मैंने आपको अभी CV की डेफिनेशन बताई थी, डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये वैल्यू इस इक्वेशन में मैं पुट करूं तो DE की वैल्यू आएगी मेरे पास CV dt प्लस डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV। इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशंस में, क्योंकि इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स की एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है, तो इस इंटरनल एनर्जी को हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। इस इंटरनल एनर्जी के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों टर्म्स की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इसकी तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाती है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटल वो इजीली फाइंड आउट नहीं होती है। इस टर्म की जो सेकंड टर्म था, इसकी जो वैल्यू सबसे पहले जूल्स ने निकाली थी, इसीलिए इसको जूल्स एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, पहले मैं आपको जूल्स का एक्सपेरिमेंट बताती हूँ कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, फिर उसके बाद हम उनके रिजल्ट्स की स्टडी करेंगे कि जूल्स के रिजल्ट क्या, जूल्स एक्सपेरिमेंट के क्या क्या रिजल्ट फाइंड आउट हुए। इस इक्वेशंस को नंबर 1 हमें बाद में यूज आएगी, इसलिए ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। DE इक्वल टू CV dt प्लस डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV। इक्वेशन नंबर 1। देखो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। जूल्स ने 2 बल्ब लिए, A और B। इन दोनों बल्ब को एक ट्यूब से जोड़ दिया। उसके बाद इस ट्यूब पे एक स्टॉप कॉक लगा दी गई और इस दोनों बल्ब को एक थर्मोस्टेट के अंदर, वाटर थर्मोस्टेट के अंदर इसको रखा गया। ये वाटर थर्मोस्टेट है। इस वाटर थर्मोस्टेट में वाटर फिल किया हुआ है और इसमें एक थर्मामीटर लगा हुआ है और एक स्टीरर लगा हुआ है। ये वाटर थर्मोस्टेट है। इसमें एक थर्मामीटर फिल किया लगाया हुआ है और एक स्टीरर लगा हुआ है। इस स्टीरर का जो काम है वो पूरे होल वाटर के अंदर एक जैसा टेम्परेचर रखने के लिए काम में लिया जाता है। इस स्टीरर का जो यूज किया जाता है वो बीच बीच में इसको हिला के पूरे जो वाटर का टेम्परेचर है वो इक्वल किया गया है। उन्होंने बल्ब ए के अंदर आइडियल गैस फिल की हुई है और बी वैकेंट है, अभी कुछ नहीं फिल किया हुआ है। उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हुआ था तभी इन्होंने सिर्फ ये सेटअप लगाया और एक इनिशियल टेम्परेचर नोट किया। इनिशियल टेम्परेचर फाइंड आउट किया और वो टेम्परेचर था T। उसके बाद स्टॉप कॉक ओपन की गई और जैसे ही ये स्टॉप कॉक ओपन की,
गैस का एक्सपेंड होना शुरू हो गई और गैस ए से बी बल्ब में एक्सपेंड हुई। जब कुछ टाइम के बाद ए और बी में जब इक्वल गैस फिल हो गई, उस टाइम एक्सपेरिमेंट फिनिश हुआ और फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट किया गया और वो टेम्परेचर भी इनको टी मिला। ये तो था एक्सपेरिमेंट। क्या किया, दो बल्ब लिए ए और बी, इन दोनों बल्ब को एक ट्यूब से जोड़ दिया गया। बल्ब ए में आइडियल गैस फिल की गई, बल्ब बी वेकेंट रखा गया। इन दोनों बल्ब को एक थर्मोस्टेट में, वाटर थर्मोस्टेट में रखा जिसमें पानी भरा हुआ है। इसमें एक थर्मामीटर लगाया गया, एक स्टीरर लगाया गया। इस स्टीरर से कंटिन्यू इसको स्टेयर किया गया ताकि पानी का टेम्परेचर इक्वल रहा जाए। स्टार्टिंग में टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर फाइंड आउट किया गया, वो टी था। उसके बाद इस स्टॉप कॉक को ओपन किया गया और जो गैस ए बल्ब में भरी हुई थी वो गैस अब बी में एक्सपेंड होना शुरू हो गई। कुछ टाइम के बाद ए और बी में गैस इक्वल फिल हो गई। उस टाइम में एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया, वापस स्टॉप कॉक लगा दी और फाइनल टेम्परेचर नोट किया गया, वो टेम्परेचर टी था। अब ये तो था उसका सिर्फ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट क्या क्या निकले वो बताती हूँ। फर्स्ट कि टेम्परेचर में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। इनिशियल टेम्परेचर भी टी था वाटर का और फाइनल टेम्परेचर भी टी ही था, इसलिए टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आए। सेकेंड पॉइंट, ये प्रोसेस कैसी थी, एडियाबैटिक। यदि प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं होती, मीन्स यहाँ Q की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पे ये बल्ब तो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, हमारे सिस्टम की तरह, और इसके चारों ओर जो ये वाटर है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सराउंडिंग की तरह। तो यदि सिस्टम अपनी हीट सराउंडिंग को देता या सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब करता तो टेम्परेचर डिफरेंस आता। लेकिन यहाँ इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर इक्वल है। इसका मतलब इस सिस्टम ने न तो अपनी हीट वाटर को दी और न ही वाटर से हीट अब्सॉर्ब की, इसलिए Q की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, और प्रोसेस कैसी है, एडियाबैटिक। थर्ड पॉइंट, जब मैंने आपको एक्सपेंडेड वर्क डिफाइन किया था तो W की वैल्यू मैंने आपको बताई थी -PdV होती है, एक्सपेंडेड वर्क की वैल्यू। अब यहाँ पे किसके अपोजिट वर्क हो रहा है, जब प्रेशर क्या था, ये तो वैकेंट ही तो था, तो वैकेंट है तो यहाँ पे प्रेशर, वैक्यूम में प्रेशर क्या होता है, 0, तो P की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। इस 0 के अपोजिट वर्क किया गया है तो प्रेशर क्या है यहाँ पे, 0, तो W क्या हो गया, मैं P की जगह 0 रखूं तो W की वैल्यू क्या आ गई, 0। फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, Q इक्वल टू DE प्लस W, यही कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो Q की वैल्यू क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, 0 है, और W भी क्या है, 0, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। गैसेस का क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन होता है तो वर्क क्या होता है, 0 होता है। तो Q यहाँ भी 0 इक्वल टू DE प्लस 0, तो DE की वैल्यू क्या आ गई, 0। इक्वेशन नंबर 2, इस DE की वैल्यू और इस DT की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं और put the value of DE
equation 2 and 3 we get into equation 1 we get, इसमें मैं पुट करूं DE की जगह 0 वैल्यू पुट करूं, 0 इज इक्वल टू CV और DT की जगह क्या है 0 प्लस डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर DV। ये वैल्यू क्या है 0 हो गई, तो डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर DV की वैल्यू क्या निकल के आई 0। अब इसमें ये जो वैल्यू 0 आती है ये दो रीजन से आ सकती है, या तो डेल V की वैल्यू 0 हो या डेल V अपॉन डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू 0 हो, क्योंकि x इंटू वाई इक्वल टू 0 कब होगा, या तो x की वैल्यू 0 हो, दो केस हो सकते हैं, या y की वैल्यू 0 हो। लेकिन यहाँ पे डेल V की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि गैस का एक्सपेंड हो रही है, गैस एक्सपेंड हो रही है, तो डेल V की वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव, तो डेल V तो 0 नहीं है, तो क्या 0 होगा डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। यही क्या है जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि किसी आइडियल गैस का आइसोथर्मली एक्सपेंड कराई जाती है, तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा 0। यदि कोई आइडियल गैस का आइसोथर्मली एक्सपेंड कराई जाती, आइसोथर्मली उन गैस का एक्सपेंशन कराया जाता है, तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो वॉल्यूम आइसोथर्मली वॉल्यूम के ऊपर इंटरनल जो एनर्जी जो है वो आइडियल गैसेस की वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो केवल और केवल किसका फंक्शन होगी टेम्परेचर का फंक्शन होगी। ये तो लॉ था जूल्स लॉ, लेकिन ये जूल्स लॉ केवल और केवल किसके लिए फॉलो हो रहा है, अप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैस। रियल गैस में वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो अब हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली, तो उन्होंने एक नया थर्मोडायनेमिक टर्म काम में ली जिसको जूल्स कोफिशिएंट कहा गया, और इसको न्यू जे से डिनोट किया गया। न्यू जे की वैल्यू उन्होंने लिखी डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। न्यू जे जूल्स कोफिशिएंट। क्या डेफिनेशन बन गई जूल्स कोफिशिएंट की, कि कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी पे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज रेट क्या कहलाएगा जूल्स कोफिशिएंट। कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी पे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज रेट क्या कहलाएगा जूल्स कोफिशिएंट। इंटरनल एनर्जी जो थी वो आपका फंक्शन थी टेम्परेचर और वॉल्यूम का। ये जो इंटरनल एनर्जी होती है वो स्टेट फंक्शन होती है, और स्टेट फंक्शन होगी तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा तो हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि यदि एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है तो इनका साइक्लिक इंटीग्रेशन की वैल्यू तो क्या होगी 0। ध्यान सुनना,
साइक्लिक इंटीग्रेशन की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन साइक्लिक डिफरेंशियल की वैल्यू क्या होगी? हमेशा -1। दोनों में डिफरेंस है। मैंने आपको ये तो बता दिया था कि साइक्लिक इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल की हमेशा साइक्लिक इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती है, लेकिन साइक्लिक डिफरेंशियल की वैल्यू क्या होगी? -1। अब हमें यह पता होना चाहिए कि साइक्लिक डिफरेंशियल होता क्या है। मान लो कोई 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास में जो एक दूसरे से रिलेट हैं, x, y और z। जब हम इनका साइक्लिक डिफरेंशियल करते हैं, मैंने ये कहा कोई 3 वेरिएबल्स या कोई 3 फंक्शंस हैं x, y और z, तो इनका साइक्लिक डिफरेंशियल करते वक्त क्या ध्यान रखना है? एक को ऊपर लाना है, डेल x अपॉन डेल y, कांस्टेंट क्या कर दूं? z, मल्टीप्लाई बाय, अब डेल y ऊपर चला गया, डेल y अपॉन डेल z, क्या बचा? x कांस्टेंट, जो बचा हुआ है उसको यहां ले आओ, इस तरीके से ले आओ, ये बना। उसके बाद इस z को मैं यहां ले जाऊं, डेल z, और लास्ट क्या बचा? डेल x, इसलिए डेल x नीचे आ गया y, और इनकी वैल्यू -1 होती है। अब इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर और वॉल्यूम, यही तो 3 वेरिएबल्स है। यहाँ देखो इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो यहाँ पे ये तीनों वेरिएबल्स हुए आपस में एक दूसरे से कोरिलेट है, तो मैं इसका साइक्लिक और ये इंटरनल एनर्जी क्या थी हमारी? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन थी तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल था, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है था, तो ये साइक्लिक डिफरेंशियल के रूल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी? -1। अब मैं इसको इस फॉर्म में चेंज कर रही हूँ, डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब डेल T कहाँ चला गया? यहाँ पे, डेल T अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी इंटरनल एनर्जी। अब डेल V कहाँ ले जाऊं? डेल V, और ये बचा हुआ कहाँ लेके आऊं? डेल E एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसकी वैल्यू क्या है? -1। अब देखो न्यू जेटी हमारा क्या था? डेल T अपॉन डेल V एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी। डेल T अपॉन डेल V एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, ये रहा। और इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में वो वॉल्यूम कांस्टेंट और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी चेंज, ये क्या कहलाया था? CV। ये CV हुआ और ये न्यू जे हुआ, ये क्या बना? डेल V अपॉन डेल E एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी वैल्यू -1। मैं इस इक्वेशंस को पूरी को अपोजिट करूंगी तो ये भी अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा? डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको अपोजिट किया और ये क्या बने? 1 अपॉन CV, और ये क्या बने? 1 अपॉन न्यू जे, और इनकी वैल्यू क्या है? -1। इन दोनों को वहां भेज दो तो डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू क्या निकल के आएगी? हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे? इसी की तो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसकी क्या वैल्यू आएगी? CV न्यू जे, और किसका साइन है? माइनस का। ये दोनों इधर जाएंगे, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -1। ये किसके लिए है? रियल गैसेस, सॉलिड और लिक्विड। ये जो बता रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी चेंज उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में इंटर अट्रैक्शन फोर्स को डिफाइन करती है। हमने इसकी वैल्यू आइडियल गैस में क्या निकाली है? डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या डिफाइन की थी? 0। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस में काइनेटिक गैस थ्योरी के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू क्या होती है?
इंटर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है उनमें, नेगलेक्ट होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू 0 आई है। लेकिन रियल गैसेस में उन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है। अब हम इसको सॉलिड और लिक्विड के लिए आगे और सॉल्व करते हैं इसी एक्सपेरिमेंट को। वैल्यू थी आपकी डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी वैल्यू थी -CV न्यू जे। ये वैल्यू थी, ये आपके सॉलिड, लिक्विड और रियल गैसेस के लिए फाइंड आउट की थी। डीई हमने निकाला था, यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूं E1 से E2, डीई की वैल्यू किसके इक्वल थी, CV dt प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV। अब देखो ये dt 0 था, इसलिए ये पूरा पोर्शन क्या बना था हमारा, 0। अब मैं यहां से सॉलिड और लिक्विड के लिए फिर से इसको आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। सॉलिड और लिक्विड के लिए ये पूरा पोर्शन क्या हो गया था, 0। तो डीई की वैल्यू किसके इक्वल हुई थी हमारी, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV। यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूं कहां से कहां तक, E1 से E2, कंप्लीट मुझे एनर्जी डिफरेंस निकालना है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी V1 से V2। अब देखो उनके वॉल्यूम में चेंजेस बहुत ही कम होते हैं। जब वॉल्यूम में चेंजेस बहुत कम होंगे, या कहें कि वॉल्यूम में चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए ये वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट सॉलिड और लिक्विड के लिए कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो मैं इसको बाहर लिखूं, इसकी वैल्यू तो आ गई E2 माइनस E1, इसका डिफरेंशियल करेंगे E आएगा, E के ऊपर लिमिट लगाएंगे तो E2 माइनस E1 इक्वल टू, ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, डेल ई अपॉन डेल वी एट टी, ये बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन में क्या बचा, dv, और इंटीग्रेशन कहाँ से है, v1 से v2। ये बाहर क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी सॉलिड और लिक्विड की फॉर्म में बात करें तो बहुत ही कम होती है, या कहें कि उनका वॉल्यूम चेंज ही बहुत कम है, तो उसके रेस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी चेंज का रेट ये तो और भी कम आएगा। तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट की तरह बिहेव करती है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशंस के बाहर ले आए। ये वैल्यू क्या बनी, डेल ई, और ये क्या हुआ, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू में V2 माइनस V1, या मैं इसको भी डेल वी से डिनोट करूं, डेल ई इक्वल टू क्या हुआ, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल वी। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये एक साइड ले लो, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, डेल ई अपॉन डेल वी। देखो अभी हमने 3 तरीके की वैल्यू 3 के लिए निकाली, यही वैल्यू डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे 3 वैल्यू फाइंड आउट की थी। एक सॉलिड के लिए फाइंड आउट, सॉलिड और लिक्विड के लिए फाइंड आउट की थी, रियल गैसेस के लिए फाइंड आउट की थी, और आइडियल गैसेस के लिए फाइंड आउट की थी। तो मैं तीनों को एक साथ लिख रही हूं, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसके लिए, फर्स्ट जो है वो रियल गैसेस के लिए, वैल्यू क्या आई थी, -CV न्यू जे। आइडियल गैसेस के लिए सेकंड वैल्यू क्या आई थी इसकी, 0, और सॉलिड और लिक्विड के लिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, डेल ई अपॉन डेल वी
at constant temperature, del E upon del V. आज हमने जूल्स एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था। जूल्स एक्सपेरिमेंट में हमने जूल्स लॉ पढ़ा था। जूल्स लॉ ये कहता है कि कोई भी आइडियल गैसेस का यदि आइसोथर्मली एक्सपेंड किया जाए तो उसकी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी चेंज हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये निकाला था, ये रहा आइडियल गैसेस का। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू रियल गैसेस के लिए निकाली कि आइडियल गैसेस के लिए ये होती है, जो कि जूल्स लॉ था। उसके बाद उन्होंने एक जूल्स कोफिशिएंट दिया था। उस कोफिशिएंट की वैल्यू भी न्यू जे से डिनोट की गई थी और न्यू जे की वैल्यू आती है डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी। कि कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी पे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज क्या कहलाया? जूल्स कोफिशिएंट न्यू जे। और इस न्यू जे का जो है वो हम रियल गैसेस का डेल ई अपॉन डेल वी फाइंड आउट करने के लिए काम में लिया और उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की -CV न्यू जे। उसके बाद हमने इसी को सॉलिड के और लिक्विड के लिए फाइंड आउट किया और सॉलिड और लिक्विड की वैल्यू आई डेल ई अपॉन डेल वी। कल की क्लास आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का कल की क्लास में हम जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट स्टडी करेंगे। जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट्स और जूल्स कोफिशिएंट दोनों डिफरेंट हैं। जूल्स कोफिशिएंट को न्यू जे से डिनोट किया है, जिसकी वैल्यू ये है। अब कल की क्लास में हम जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट पढ़ेंगे, जो न्यू जे टी से डिनोट किया जाएगा। थैंक यू।